नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बचत, राहत और बढ़त पर मुख्यमंत्री गहलोत का बजट। इस बार मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर फोकस करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट में। बजट आने से पहले राजधानी में लगे बड़े बैनर और पोस्टर्स में 10 फरवरी को बजट आने की दी जा रही सूचना। पोस्टर के स्लोगन में लिखा बचत, राहत और बढ़त। मुख्यमंत्री गहलोत के बजट की रूपरेखा बता रहा ये स्लोगन। अमूमन बजट पेश होने के बाद घोषणाओं के पोस्टर लगते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट से पहले शहर में होर्डिंग्स लगे हुए हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि 10 तारीख को बजट आ रहा है। बचत, राहत और बढ़त पर भी जोर दिया गया है और इसी पर अब इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट होगा। इस बार मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर फोकस रहेगा बजट में। बजट आने से पहले राजधानी में बड़े बैनर और पोस्टर लगे हैं। पोस्टर्स में 10 फरवरी को बजट आने की सूचना दी जा रही है। पोस्टर के स्लोगन में लिखा है बचत, राहत और बढ़त। मुख्यमंत्री गहलोत के बजट की रूपरेखा ये स्लोगन बता रहा है। अमूमन इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं या पोस्टर हैं वो घोषणाओं के बाद में लगते हैं, लेकिन पहली बार बजट से पहले शहर में होर्डिंग्स लगे हैं। बजट की पोटली में से निकलेगी ऊर्जावान सौगातें। मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट से उम्मीदें हैं। आमजन से जुड़े ऊर्जा सेक्टर को बजट से कई उम्मीदें हैं। पिछले बजट की फ्री बिजली घोषणा का दायरा बढ़ सकता है। आईटी नवाचार के लिए नई कंपनी की घोषणा संभावित है। बिजली कंपनी की घोषणा हो सकती है। उपभोक्ताओं के बोझ तले दबे बिजली दफ्तरों को राहत मिल सकती है। उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से बिजली दफ्तर खोले जा सकते हैं। तो ये बिजली को लेकर क्योंकि जिस तरह की समस्या आ रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट के पोटली में से ऊर्जावान सौगातें निकलेंगी। कार्यकाल के अंतिम बजट से उम्मीदें भी बहुत हैं। आमजन से जुड़ा ऊर्जा सेक्टर को बजट से कई उम्मीदें नजर आ रही हैं। पिछले बजट की फ्री बिजली घोषणा का दायरा बढ़ सकता है। आईटी नवाचार के लिए नई बिजली कंपनी की घोषणा संभावित है। तो उपभोक्ताओं के बोझ तले दबे बिजली दफ्तरों को राहत मिल सकती है। उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से नए बिजली दफ्तर खोले जा सकते हैं। क्या राजस्थान में बढ़ेगा फ्री बिजली का दायरा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। पिछले बजट में सीएम गहलोत ने फ्री अनुदानित बिजली का तोहफा दिया था। 100 यूनिट उपभोग वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री। 150 यूनिट तक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान। 151 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया था। तो 300 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी स्लैबवार छूट देकर खेला मास्टर स्ट्रोक। इस घोषणा का फायदा उठा रहे हजारों उपभोक्ताओं को बजट से उम्मीद है। राजस्थान में फ्री अनुदानित बिजली का दायरा बढ़ने की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग के स्तर पर चल रहा है इस बारे में मंथन। घोषणा के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर हाई लेवल मंथन किया जा रहा है। अगर ये दायरा बढ़ता है तो इसका मेरिट यानी कि इससे फायदा क्या होगा या इससे क्या नुकसान हो सकता है, उन तमाम चीजों पर अभी मंथन हाई लेवल पर हो रहा है। क्या राजस्थान में फ्री बिजली का दायरा बढ़ेगा? जिस तरह का मंथन किया जा रहा है उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। पिछले बजट में सीएम गहलोत ने फ्री अनुदानित बिजली का तोहफा दिया था। 100 यूनिट उपभोग वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री दी गई थी। 150 यूनिट तक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान। तो वहीं 151 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया गया। 300 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी स्लैबवार छूट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला और इस घोषणा का फायदा उठा रहे हजारों उपभोक्ताओं को अब बजट से उम्मीद है। राजस्थान में फ्री अनुदानित बिजली का दायरा बढ़ने की सबसे बड़ी उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग के स्तर पर इस बारे में मंथन हो रहा है। घोषणा के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर हाई लेवल मंथन किया जा रहा है। प्रदेश में बनाई जा सकती 8वीं बिजली कंपनी। आईटी क्षेत्र के नवाचार को बिजली कंपनियों में लागू करने की कवायद है। गहलोत के बजट में नई बिजली कंपनी आईटी कॉम
की घोषणा हो सकती है। ऊर्जा विभाग की तरफ से भेजा जा चुका है आईटी कंपनी बनाने का प्रस्ताव और इससे पहले 7 बिजली कंपनियां कर रही हैं अलग अलग क्षेत्र में काम। जयपुर, अजमेर, जोधपुर में सप्लाई व्यवस्था के लिए अलग अलग डिस्कॉम, इसके अलावा विद्युत प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए आरवीपीएनएल काम कर रही है, जबकि आरवीयूएनएल संभाल रही है राजस्थान में पावर प्लांट जनरेशन का जिम्मा। आरआरईसीएल के पास राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का अहम जिम्मा है, तो नवगठित आरयूवीएनएल देख रही राजस्थान में पावर ट्रेडिंग का महत्वपूर्ण काम। और इसके बाद एक और कंपनी की संभावित घोषणा हो सकती है। प्रदेश में बनाई जा सकती है 8वीं बिजली कंपनी। आईटी क्षेत्र के नवाचार को बिजली कंपनियों में लागू करने की ये कवायद है। गहलोत के बजट में नई बिजली कंपनी आईटीकॉम की घोषणा हो सकती है। ऊर्जा विभाग की तरफ से आईटी कंपनी बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इससे पहले 7 बिजली कंपनियां अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। जयपुर, अजमेर, जोधपुर में सप्लाई व्यवस्था के लिए अलग अलग डिस्कॉम है। इसके अलावा विद्युत प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए आरवीपीएनएल काम कर रही है, जबकि आरवीयूएनएल संभाल रही है राजस्थान में पावर प्लांट जनरेशन का जिम्मा। आरआरईसीएल के पास राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का अहम जिम्मा है। नवगठित आरयूवीएनएल देख रही है राजस्थान में पावर ट्रेडिंग का महत्वपूर्ण काम। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। अजमेर में हुई एक घटना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत नाराज हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, एसपी के बच्चे एसएचओ को पीट रहे हैं, ये गंभीर घटना है। इस तरह की घटना प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजमेर में एक एसपी के बच्चे ने एसएचओ से मारपीट की थी। इसे लेकर एसपी के बेटे के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जताई है। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की ये रिपोर्ट है। कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। अजमेर में हुई एक घटना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसपी के बच्चे एसएचओ को पीट रहे हैं और ये गंभीर घटना है। इस तरह की घटना प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजमेर में एक एसपी के बच्चे ने एसएचओ से मारपीट की थी और इसे लेकर एसपी के बेटे के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का कश्मीर पर बयान का बीजेपी को जो बहुमत मिला है उससे ये संविधान को बुलडोज कर रहे हैं। धारा 370 हटाई, मीडिया पर पाबंदी, न्यायपालिका पर अंकुश, ये सब हो रहा है। अभी अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वो आपको अफगानिस्तान जैसा लगेगा, क्योंकि कश्मीर में अभी बुलडोजर लगे हुए हैं। 370 हटाकर हमारी पहचान और रोजगार सब खत्म किया गया है। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जहां लोग सड़कों पर नहीं सोते थे। सबके सिर की छत छिन गई है, उजाड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अब जो हो रहा है वो एक्सट्रीम है। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है। पीडीपी की चीफ हैं महबूबा मुफ्ती और कश्मीर पर उन्होंने बयान दिया है। कहा है बीजेपी को जो बहुमत मिला है उससे ये संविधान को बुलडोज कर रही हैं। धारा 370 हटाई है, मीडिया पर पाबंदी है, नगर पालिका पर, न्यायपालिका पर अंकुश, ये सब हो रहा है। अभी अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वो आपको अफगानिस्तान जैसा लगने लगेगा, क्योंकि कश्मीर में अभी बुलडोजर लगे हुए हैं। 370 हटाकर हमारी पहचान और रोजगार सब खत्म किया गया है। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जहां लोग सड़कों पर नहीं सोते थे, सबके सर पर छत थी, लेकिन आजकल सब उजाड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अब जो हो रहा है वो एक्सट्रीम है। प्रदेश के सीजे रहे जस्टिस पंकज मित्तल बने सुप्रीम कोर्ट में जज। आज जस्टिस पंकज मित्तल समेत 5 न्यायाधीशों ने शपथ ली। जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा ने शपथ ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई है पद की और गोपनीयता की शपथ। जस्टिस मित्तल का मूल कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। जस्टिस मित्तल ने 1985 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी और 7 जुलाई 2006 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी। 2 जुलाई 2008 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के सीजे बने। 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट के सीजे के पद की शपथ ली थी और आज सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मित्तल ने शपथ ली है।
जो जस्टिस मित्तल जो प्रदेश के CJB रहे हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। आज जस्टिस पंकज मित्तल समेत 5 न्यायाधीशों ने शपथ ली। जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा ने शपथ ली है। CJI DY चंद्रचूड़ ने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जस्टिस मित्तल का मूल कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट है और जस्टिस मित्तल ने 1985 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। 7 जुलाई 2006 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी। बार से फिर से खबरों का रुख करते हैं। शमिका रवि की नियुक्ति प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में ये नियुक्ति हुई है। वर्तमान में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC में शमिका है। गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की अनिवासी सीनियर फेलो है शमिका। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की पुत्री हैं शमिका रवि। विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली EAC PM में वर्तमान में 1 सदस्य 6 अंशकालिक सदस्य हैं और शमिका रवि की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में हुई है। वर्तमान में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC में शमिका है। गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की अनिवासी सीनियर फेलो शमिका है और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की पुत्री भी हैं शमिका रवि। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद को मिलेगा नया निदेशक। IPS मनोज यादव को नया निदेशक नियुक्त किए जाने की चर्चा है। नॉर्थ ब्लॉक में मनोज यादव की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं। हरियाणा कैडर के 1988 बैच के IPS अफसर हैं मनोज यादव। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव रह चुके हैं। क्या सेल अध्यक्ष को चुना जाएगा PESB के अगले सदस्य के रूप में? जानकार सूत्रों के अनुसार सोमा मोंडल के नाम पर विचार किया जा सकता है। 10 महीने से अधिक समय से PESB में 1 सदस्य का पद खाली पड़ा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व CMD शेखर मित्तल ने इस्तीफा दे दिया था। अप्रैल 2023 में सेल अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति से पहले नियुक्ति हो सकती है। एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट खत्म हुआ या स्पेयर एयरक्राफ्ट खत्म हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक विमान की स्थायी पार्किंग से हलचल। कल शाम जयपुर एयरपोर्ट पर पार्क किया गया इंडिगो का विमान। इंडिगो की दिल्ली से जयपुर फ्लाइट 6E2010 के रूप में ये विमान आया। कल शाम 8 बजे विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था और इसके बाद से अब स्थायी रूप से विमान पार्क किया गया है। एयरलाइन ने 3 माह के लिए विमान पार्क करने का हवाला दिया है। बताया ये है कि एयरलाइन का स्पेयर एयरक्राफ्ट, जबकि सूत्रों ने कहा है कि विमान का एयरवर्दीनेस लाइसेंस एक्सपायर हुआ है। लाइसेंस रिन्यू होने के बाद ही ये विमान उड़ान भर सकेगा। इतने लंबे समय तक विमान पार्क करने की ये पहली घटना है। वाराणसी में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जल्द निर्माण शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लीज पर जमीन दी जाएगी। वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनवाएगा BCCI। मार्च तक BCCI को लीज पर स्टेडियम की जमीन दी जाएगी और इसके बाद शुरू होगा स्टेडियम के निर्माण का कार्य। 30,000 रहेगी इस क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता और ये होगा यूपी का तीसरा, पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कुदरत के कहर से 4 देशों में भारी तबाही। तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में भूकंप आया। तुर्की ये सबसे ज्यादा 912 लोग मारे गए। सीरिया में 582, तुर्की में 5,385 लोगों के घायल होने की खबर है। तो टर्किश मीडिया के मुताबिक तुर्की में आए भूकंप के 2 बड़े झटके। तुर्की समयानुसार पहला झटका सुबह 4 बजे और दूसरा 10 बजे आया। पहले झटके में 7.7 और दूसरे में 7.6 रही भूकंप की तीव्रता और इसके अलावा 78 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। इनकी तीव्रता 6.7 से 6.5 रही। वहीं सीरिया में 582 लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं।
अल जजीरा के मुताबिक सीरिया में सरकार के कब्जे वाले इलाके में 371 और विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में 211 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों में मरने वालों की कुल संख्या 1400 से ज्यादा। तो लेबनान और इजराइल में नुकसान की खबर नहीं है। विस्पर्स इन द कॉरिडोर के हवाले से बड़ी खबर है। यूपीएससी ने महिला अभ्यर्थियों को दी आयु सीमा में छूट। सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी है। अब 21 से 34 साल हुई महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, जबकि पुरुषों के लिए 21 से 32 साल है आयु सीमा। सभी महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में ये छूट दी गई है। SC, ST, OBC, PH जैसी अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए और भी छूट है। सिविल सेवा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये छूट देने का उद्देश्य है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।